हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग जो स्तन्य विज्ञान टॉपिक स्टार्ट किया था उसका ये दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीआईएम सिलेबस जो सेकंड टॉपिक है इसका आयुर्वेदिक में, दैट इज निदान संप्राप्ति लक्षण ऑफ द स्तन्य दुष्टि के बारे में देखेंगे। बेसिकली स्तन्य विद्युति हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं स्तन्य दुष्टि के बारे में कि स्तन्य दुष्टि होता क्या है, स्तन्य दुष्टि के क्या टाइप्स हैं, फिर उसके अनुसार लक्षण क्या है, हर एक चीज़ के बारे में और उसकी चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्तन्य दुष्टि के निदान के बारे में। ठीक है, स्तन्य दुष्टि के निदान क्या क्या बताया गया है। तो बेसिकली इसके दो निदान बताए गए हैं, एक आहारज निदान, दूसरा विहारज निदान। तो सबसे पहले आहारज निदान की बात करते हैं तो क्या बोला गया है, अजीर्ण असात्म्य विषम विरुद्ध अत्यर्थ भोजनात्। मतलब क्या कि अजीर्ण भोजन का सेवन कर रहे हैं, असात्म्य भोजन का सेवन कर रहे हैं, विरुद्ध और विषम आहार का भोजन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, अति भोजन कर रहे हैं, या फिर लवण अम्ल तुछार प्रक्लिन नाम च सेवनात्। मतलब क्या लवण अम्ल कटु और क्षार और प्रक्लिन अन्न का सेवन कर रहे हैं, साथ ही साथ गौड़ी कृष्णा दधी मंदक अभिसंधि मांस से आदि का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे स्तन्य की दुष्टि होती है। ठीक है, तो पहले क्या क्या याद रखना है कि स्तन्य दुष्टि के दो मुख्य कारण बताए गए, आहारज और विहारज। आहारज निदान में बेसिकली भोजन के अनुरूप में बताया गया है कि अजीर्ण असात में आहार कर रहे हैं, विरुद्ध आहार कर रहे हैं, विषम आहार कर रहे हैं, अधिक मात्रा में आहार कर रहे हैं, या फिर अति अम्ल लवण कटु उष्ण क्षार प्रक्लिन अन्न का सेवन कर रहे हैं, गौड़ी का आहार का सेवन कर रहे हैं, मतलब जिसमें गुड़ आदि ज्यादा हो, कृष्णा का सेवन कर रहे हैं, दधी का सेवन कर रहे हैं, मंदक आहार का सेवन कर रहे हैं, अभिसंधि आहार और मांस आदि का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं। तो उससे यहाँ पे स्तन्य की दुष्टि हो सकती है। वहीं पे विहारज निदान की बात करते हैं तो मन शरीर के संताप, दिवाशयन, रात्रि जागरण, वेग धारण, वेग विदारण और वेगोदीरण, फिर क्रोध, शोक, कर्षण, अभिघात तथा अन्य व्याधियां इत्यादि की वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्तन्य दुष्टि होती है। ठीक है, क्या क्या बोला गया है कि मन शरीर संताप कर रहे हैं, मन शरीर संताप कर रहे हैं, उसके बाद दिवाशयन कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं, या फिर चिंतन आदि कर रहे हैं, ज़्यादा वेगों का अत्यधिक धारण कर रहे हैं, वेग का उदीरण कर रहे हैं। इन सभी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे स्तन्य की दुष्टि मानी गई है। ठीक है, तो निदान क्लियर हो जाना चाहिए कि आहारज निदान, विहारज निदान। इसके बाद इसके संप्राप्ति की बात करते हैं तो बोला गया उपयुक्त निदान के सेवन से जो दूषित दोष रहेंगे वो क्षीरवाही स्रोतस या फिर स्तन्यवाही स्रोतस में जाकर स्तन्य को दूषित कर अष्टविध क्षीर दोष को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्तन्य की दुष्टि में हम लोग ने कितने प्रकार देख लिए, 8 प्रकार देख लिए कि अष्टविध क्षीर दुष्टि उत्पन्न करते हैं। अब इसके भेद की बात करते हैं। भेद में बेसिकली क्या बोला गया कि महर्षि चरक ने 2 स्थानों पर स्तन्य दोषों का वर्णन किया, एक शरीर स्थान में और दूसरा सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में। शरीर स्थान में 8 में से 4 प्रकार के स्तन्य दोष उन्होंने बताया, दैट इज वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ठीक है, बेसिकली क्या बोला गया है कि जो हमारे महर्षि चरक हैं उन्होंने 2 स्थान में स्तन्य दोषों का वर्णन किया है। कहाँ कहाँ पे, शरीर स्थान और सूत्र स्थान में। शरीर स्थान में उन्होंने 4 प्रकार के स्तन्य दोष का वर्णन किया है और सूत्र स्थान में अष्टक्षीर दोष को नामतः बताकर उसका उल्लेख चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय में किया है, जो कि योनि व्यापद अध्याय है। तो बेसिकली यहाँ पे अष्टक्षीर दोष बताए गए। ठीक है, तो भेद में ये सारी चीज़ें आपको उतनी नहीं लिखनी रहेगी, बस इतना ही लिखना रहेगा कि यहाँ पे 8 प्रकार के क्षीर के दुष्टि होती है या फिर क्षीर में दोष होते हैं। तो पहले आपको निदान क्लियर होना चाहिए। निदान के सेवन से प्रकोपित दोष स्तन्यवाय स्रोतस में जाकर स्तन्य की दुष्टि करते हैं और 8 प्रकार के स्तन्य दुष्टि को उत्पन्न करते हैं, जिसमें क्या क्या बोला गया है, वैरस्यम फेन संघातो रोक्षम च अनिलात्मके पित्तात वैवर्ण्यम दौर्गंधे च स्नेह पैच्छिल्य गौरवम कफाद भवती। तो इसमें क्या बोला गया है कि दोष प्रधानता क्या है, वातज, पित्तज और कफज के हिसाब से यहाँ पे अष्टविध। वातज के अंदर क्या होता है, वातज दोष के वजह से अष्टविध क्षीर में कौन कौन से दुष्टि होती है, तो वैरस्यता आ जाती है, फेन संघात आ जाता है और रोक्षम आ जाता है। उसी तरह पित्त के वजह से वैवर्ण हो जाता है और वैगंध्यता देखने को मिलती है या फिर दौर्गंध्य देखने को मिलता है। और कफज दोष की वजह से अति स्निग्ध, पैच्छिल और गौरव स्तन्य की वहाँ पे उत्पत्ति देखने को मिलती है। तो ये 8 क्षीर दोष आपको क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से, वैरस्य, फेन संगात और रक्षम, ये तीनों किसकी वजह से हो रहा है, अनिलात्मक है। ठीक है, क्या बोला गया है कि वैरस्यम फेन संगातो रक्षम च इति अनिलात्मक है, मतलब कि अनिल की वजह से, वात की वजह से तीनों यहाँ पे दुष्टि हो रही है, वैरस्य, फेन संगात और रक्षम। वहीं पे बोला गया पित्तात वैवर्णम दौर्गंधे, पित्त की वजह से क्या हो रहा है, वैवर्ण हो रहा है, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल
स्तन्य का कलर होता है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और उसके साथ साथ दुर्गंधता देखने को मिल रही है। वहीं पे कफ के वजह से स्नेह पैच्छिल्य गौरवम कफाद भवती, मतलब क्या, कफ के वजह से जो हमारा क्षीर है उस अति स्नेहित हो जा रहा है, पैच्छिल्य हो जा रहा है और गौरव हो जा रहा है। तो ये 8 प्रकार के यहाँ पे दुष्टि देखने को मिल रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 5 प्रकार के क्षीर दोष माने हैं, जिसमें वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अभिघातज कहे हैं। वहीं पे अष्टांग हृदय माधव निदान ने द्वंद्वज स्तन्य दुष्टि को सम्मिलित कर कुल 8 स्तन्य दोषों का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि सुश्रुत ने 5 बताया है, वहीं पे अष्टांग हृदय ने वापस से 8 स्तन्य दोष बताए हैं, जिसमें वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज और पित्त कफज और सन्निपातर और अभिघातज, इस प्रकार से 8 बताए। वहीं पे आचार्य कृष्ण ने ग्रह दूषित स्तन्य भी बताया है, मतलब ग्रहोत्त स्तन्य दुष्टि भी बताया है। वहीं पे हारित ने पंच क्षीर दोषों का वर्णन किया है। पंच क्षीर दोष भी इंपॉर्टेंट है और सब न याद रहे, अष्टविध क्षीर दोष और पंच क्षीर दोष आपको क्लियर होने चाहिए, जिसमें घन, अल्प, उष्ण, क्षार और अम्ल, ये 5 क्षीर दोष बताए हैं। ठीक है, किसने बताया? ये हारित ने। तो हारित के अनुसार पंच क्षीर दोष कौन कौन से आ जाते हैं? घन हो जाता है, अल्प हो जाता है, उष्ण हो जाता है, क्षार हो जाता है और अम्ल हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग भेदानुसार लक्षण की बात करते हैं। तो सबसे पहले वातज स्तन्य दुष्टि की बात करते हैं। तो वातज स्तन्य दुष्टि में क्या बोला गया है कि वात दूषित जो स्तन्य होता है वो स्याव या फिर अरुण वर्ण का हो जाता है, कसाय अनुरस का हो जाता है, विशद रहता है तथा ये गंध रहित और रुक्ष होता है, द्रव होता है, फेनिल होता है, लघु होता है और अतृप्तिकर होता है। मतलब इसका सेवन करने से बालक में पुष्टि नहीं होती अच्छे से। ये बेसिकली बालक में कर्षण करने लगता है, वात विकारों को उत्पन्न करने वाला होता है और कसाय रक्त युक्त तथा जल में डालने पर तैरता है। तो यहाँ पे हम लोग जल निमंजन जो परीक्षा करते हैं उसका भी यहाँ पे अच्छे से वर्णन मिल गया है कि जब वातज स्तन्य दृष्टि रहेगी तो उस स्तन्य को अगर हम लोग जल में डालेंगे तो वो क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। नॉर्मली क्या होना चाहिए था? उसको जल में घुल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा? जल में तैरने लगेगा। तो वातज स्तन्य दृष्टि में क्या क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले कलर, इसका कलर कैसा हो जाएगा? स्याव या फिर अरुण वर्ण का हो जाएगा। कैसा रस हो जाएगा? तो कसाय रस हो जाएगा। उसके बाद ये कैसा दिखेगा? तो द्रव रहेगा, फेनिल रहेगा और रुक्ष दिखेगा। और ये क्या काम करेगा? कर्षण करना चालू करेगा और वाद विकारों को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है पित्तज स्तन्य दुष्टि की बात करते हैं। तो पित्तज स्तन्य दुष्टि में बोला गया है कि पित्त स्तन्य से दूषित स्तन्य जो होता है कृष्ण, नीले या पीले या ताम्र वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, क्या कौन सा कलर हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा, नीला, पीला या ताम्र वर्ण का हमारा दुग्ध हो जाएगा या स्तन्य हो जाएगा। ये तिक्त या फिर अम्ल एवं कटु अनुरस वाला हो जाएगा। तिक्त, अम्ल रसात्मक और कटु अनुरस वाला हो जाएगा। इसका जो गंध होगा वो कुणप एवं रुद्र गंध के समान हो जाएगा और ये अत्यधिक उष्ण रहेगा और पित्त विकार करने वाला हो जाएगा। ये कैसा रहेगा? अम्ल कटु रस युक्त रहेगा और तथा जल में डालने पे पीले वर्ण की रेखाएं बन जाती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा इसमें कि इसका वर्ण कैसा हो जाएगा? कृष्ण, नील, पीत या ताम्र वर्ण का हो जाएगा। रस कैसा हो जाएगा? तिक्त, अम्ल और कटु अनुरस वाला हो जाएगा। ये कैसा गंध होगा इसका? तो गंध इसका कुणप या फिर रुधिर गंध का हो जाएगा। ये क्या करेगा? पित्त विकारों को उत्पन्न करेगा और ये बेसिकली जल में डालने पर वहां पे पीले वर्ण की रेखाएं उत्पन्न करेगा। जल में हम लोग ने वातज को डाला था तो वो तैरने लगा था, पित्तज को डाल रहे हैं तो पीली रेखाएं को उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं पे कफज की बात करते हैं। तो कफज में वही सेम देखने को मिलेगा कि अगर श्लेष्म दूषित स्तन्य है तो वो अत्यधिक श्वेत रहेगा, जितना होना चाहिए उसके कंपैरिजन में अत्यधिक श्वेत रहेगा, बहुत ज़्यादा मीठा रस वाला हो जाएगा या फिर लवण अनुरस वाला रहेगा और ये घृत, तेल, वसा या मज्जा तुल्य गंध युक्त रहेगा। ठीक है, जो स्नेह चतुर स्नेह बताए गए हैं उसके समान ये गंध वाला हो जाएगा। इसमें तंतु देखने को मिलेंगे और ये पिच्छिल तथा जल में डालने पर ये डूब जाने वाला होता है। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग लक्षण यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ ये घन, पिच्छिल और जल में डालने पर डूबने वाला, ऐसा बताया गया सुश्रुत के अनुसार। तो बेसिकली क्या क्या याद रखना है? कफ के अनुसार ही लक्षण मिल रहे हैं। कफ का गुण ही होता है कि वो श्वेत हो जाता है, तो इसमें जो स्तन्य रहेगा अत्यधिक श्वेत हो जाएगा। कफ मधुर गुण से बढ़ता है तो ये मधुर गुणात्मक और लवण अनुरस वाला हो जाएगा। घृत, तेल, मसा, वज्जा वाला गंध ही हो जाएगा और पिच्छिल और तंतु युक्त तो रहेगा ही, साथ ही साथ जल में डालने पर यह क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। वहीं पे द्वंद्वज स्तन्य दुष्टि की बात करें तो दो दोष का संसर्ग होने पर दो दोषों के मिश्रित लक्षण उत्पन्न होंगे। वहीं पर सन्निपातज में 3 दोषों के स्तन्य लक्षण मिलेंगे। अभिघातज स्तन्य दुष्टि जो सुश्रुत ने बताया उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभिघातज में वातज जो स्तन्य दुष्टि के समान लक्षण है वही देखने को मिलेंगे। वातज में क्या देखा था कि द्रव रुक्ष रहेगा, फेनिल युक्त हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग ने इसका देखा था कि ये क्या होगा? जल में डालने पे
तैरने लगेगा। तो ये सारे लक्षण हमें अभिघातज स्तन्य दृष्टि में भी देखने को मिलेंगे और ये कषाय अनुरस वाला हो जाता है। इसके बाद ग्रह दूषित स्तन्य के बारे में देख लेते हैं, जो कि काश्यप ने बेसिकली बताया है। तो उनके अनुसार क्या बोला गया है कि स्तन्य के शकुनी ग्रह से आक्रांत होने पर स्वाद में कटु एवं तिक्त हो जाता है। याद रखो, अलग अलग ग्रहों की बताया है कि अगर शकुनी ग्रह इन्वॉल्व है तो जो स्वाद होगा वो कैसा हो जाएगा, कटु एवं तिक्त हो जाएगा। वहीं पे पुतना ग्रह से इन्वॉल्व रहेगा, आक्रांत रहेगा, तो वो मधुर और कटु हो जाएगा। और षष्ठी या स्कंद ग्रह से प्रभावित होने पर ये सन्निपातिक दृष्टि के लक्षण के समान इसमें लक्षण मिलेंगे। और अन्य ग्रहों से प्रभावित होने पर दो दोषों के दृष्टि के लक्षण मिलते हैं। तो दो कम से कम तो यहाँ पे जो मेन बताए गए हैं ग्रह वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि शकुनी ग्रह से रहेगा तो वहाँ पे कटु एवं तिक्त रसात्मक हो जाएगा हमारा दुग्ध या फिर स्तन्य। वहीं पे पुतना ग्रह रहा तो उसमें मधुर हो जाएगा। और षंडी ग्रह या स्कंद ग्रह से प्रभावित रहा तो सन्निपातक दृष्टि के लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है अष्ट क्षीर सेवन से बालक में क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूरी इस दृष्टि के साथ। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले कि अगर मान के चलो जो हम लोग ने अलग अलग लक्षण पढ़े उसके हिसाब से जाएंगे कि अगर जो हमारा क्षीर है वो वैरस्य है, वैरस्य, फेन, संघात और रक्ष, ये तीनों किसके हैं, वातज के लक्षण हम लोग ने देखे थे। अगर वैरस्य है तो वैरस्य में क्या है, वात का लक्षण है। तो वात में हम लोग ने क्या देखा था कि वातज दूध का सेवन करने से, वातज स्तन्य का सेवन करने से बालक में कृशता आ जाती है और उसमें कठिनाई होती है। वहीं पे ये सब एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एआईपीजीटी में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर फेन संघात वाले दृष्टि रही, क्षीर दोष रहा, तो ऐसे में बालक में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो बालक का स्वर छाम हो जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि अगर छाम स्वर है तो वो कौन से क्षीर दोष की वजह से हो रहा है, तो फेन संघात की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद मल मूत्र एवं वायु का विबंध हो जाता है। ठीक है, एक तो छाम स्वर हो जा रहा है, दूसरा जो मल मूत्र वायु आदि है उसका विबंध हो जा रहा है। वातिक शीर्ष रोग हो सकता है या फिर पीनस आदि व्याधियां यहाँ पे हो सकती है। वहीं पे रॉक्ष सेवन कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बल का ह्रास हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा लक्षण यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, छाम स्वर जो है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद वैवर्ण और दुर्गंध हमें पित्तज के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें बोला गया कि अगर वैवर्ण क्षीर दोष है और उसका सेवन बेसिकली अगर बालक कर रहा है तो ऐसे में क्या होगा, उसका शरीर विवर्ण हो जाएगा, अत्यधिक स्वेद की प्रवृत्ति होगी। पित्त है तो पित्त के समान लक्षण देखो। फिर उसके बाद तृष्णा होगी, वीड़ का भेद हो जाएगा, उसको जो जुलाब जैसे कंडीशन देखने को मिलेगी। शरीर का हमेशा उष्ण रहना और स्तन्य पाने में अरुचि, स्तन्य पीने की इच्छा नहीं करेगी उसकी, और शरीर अगर उसका पी रहा है तो उष्ण देखने को मिलता है। वहीं पे दुर्गंध की कंडीशन है तो ऐसे में पांडु और कमला देखने को मिलता है। ये व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है बालकों में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया बेसिकली लक्षणों के बारे में, और उन जो क्षीर दोष है उनसे बालक में क्या लक्षण उत्पन्न होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर मान के चलो वातज स्तन्य दोष्टि है तो ऐसे में क्या चिकित्सा करेंगे हम लोग। तो बेसिकली बोला गया है कि वातग्न अभ्यंग करेंगे, स्वेदन करेंगे, उपदेह का प्रयोग करेंगे और मर्दन करेंगे बेसिकली स्त्री का, और लेप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्थानिक लेप लगाएंगे जिसमें रासना, सुगंधा, नाकुली, कलका आदि का लेप कर सकते हैं। क्वाथ में पलाश, पाटली, रासना का क्वाथ का सेवन करा सकते हैं। और परिष्क में सुखोष्ण दुग्ध से बेसिकली जो स्त्री है उसका परिशेचन करना चाहिए। तो ये हम लोग करते हैं किसमें, वातज स्तन्य दोष्टि की चिकित्सा में। वहीं पे पित्तज की बात करते हैं तो पित्तज में भी हम लोग क्या करते हैं, जो शीत गुणात्मक द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि अमृता, पटोल पत्र, सारिवा, सतावरे, नींब, चंदन, त्रिफला, भू नींब, मधु, कटफल आदि के क्वाथ का सेवन कराते हैं। उसके बाद सारीवादी अथवा जो न्युग्रादि गढ़ की औषधियाँ हैं उनको क्वाथ का सेवन करवाते हैं। और प्रोपोंडरिक, सारीवा, उसिर और चंदन इनके कल्क का स्तन्य पे लेप करने के लिए बोलते हैं। तो दोनों में देखो हम लोग वही सेम कर रहे हैं, लेप करा रहे हैं, क्वाथ का सेवन करा रहे हैं, परिसेक करा रहे हैं। वैसे ही हम लोग पित्तज में भी क्या करते हैं, जो शीत गुणात्मक और मधुर रसात्मक द्रव्य होते हैं उनके क्वाथ का पान कराते हैं, उनके औषधियों के क्वाथ का सेवन कराते हैं और कल्क आदि का लेप करने के लिए बोलते हैं। वहीं पे कफजन्य दृष्टि है तो ऐसे में क्या चिकित्सा करते हैं, तो रुक्ष एवं उष्ण नस्य का प्रयोग करते हैं, धूम, गंडूस, प्रदेह एवं परिसेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या क्या आ गया, नस्य, धूम, गंडूस और प्रदेह आदि का प्रयोग देखने को मिल रहा है। नस्य, धूम, गंडूस, प्रदेह आदि का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा सैंधव एवं मधु अथवा सैंधव और पिपली के साथ मदन पुष्प को पीसकर मधु पिलाकर अथवा मदन पुष्प को पीकर धात्री के स्तन एवं शिशु के ओठ पर लगाने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि स्तन सैंधव लेना है और मधु लेना है, या फिर सैंधव और पिपली लेना है, उनको एक पीसना है और उसमें मदन पुष्प होता है जो
उसको क्या करना है, उसमें पीस के मधु मिला के मदन पुष्प को पीसकर धात्री के स्तन पे लगा सकते हैं या डायरेक्ट शिशु के होठ पे लगा सकते हैं। अब धात्री को तीव्र वामक औषधियों से वमन कराए तत्पश्चात संसर्जन कर्म करा के निम्न क्वाथ में से कोई भी क्वाथ पिला सकते हैं, जैसे कि अति विषा, मुस्ता, षड ग्रंथा एवं पंचकोल क्वाथ का सेवन करा सकते हैं, या फिर आरगवदी एवं मुस्तादी गढ़ की औषधि का क्वाथ सेवन करा सकते हैं। तो क्या क्या किया हम लोग ने कफजन्य दृष्टि में कि बेसिकली जो कफनाशक चीजें होती है, जैसे कि नस्य होता है, धूम होता है, गंडूस होता है, कवल होता है, प्रदय होता है, परिसेक होता है, इनका प्रयोग तो किया ही। इसके बाद क्या करना है, बेसिकली स्तन पे द्रव्य लगा के या फिर जो बालक के ओठ पे द्रव्य लगा के उसका समन कराना है, या फिर तीव्र वामक औषधियों से जो धात्री है उसका वमन करा के संसर्जन कर्म करा के उसको समन औषधियों का पान कराना है। इसके बाद द्वंद्वज स्तन्य दुष्टि की बात करते हैं तो द्वंद्वज में क्या बोला गया कि उपरोक्त चिकित्सा में वर्णित दोषों के समन हेतु चिकित्सा करें। ठीक है, अगर दो दोष दिख रहे हैं तो जो अलग अलग दोषों की चिकित्सा है वहाँ पे जो दोष दिख रहे हैं उसके अनुसार वहाँ पे चिकित्सा करनी चाहिए। वहीं पे सन्निपातज स्तन्य दुष्टि के कंडीशन में धात्री तथा बालक को शीघ्र ही वमन कराए तथा संसर्जन करा के वहाँ पे मुस्ता, पाठा, अति विषा, कुष्ठ एवं कुटकी का क्वाथ का पीने को लिए दे। फिर पाठादि महाकषाय का सेवन कराने के लिए बोला है। बेल का क्वाथ का पान करने के लिए बोला गया। रासना, अजमोदा, प्रियंगु, भद्रदारू आदि के क्वाथ का पान करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो सन्निपातज में क्या बोला गया कि सबसे पहले दोनों का वमन कराना है, ये मेन है, और उसके बाद वहाँ पे समन औषधियों का प्रयोग करने के लिए बोला है। वहीं पे पथ्य क्या देना है, पथ्य में बेसिकली बोला गया यव, गेहूँ, साली, षष्ठी का मुद्ग, हरेणु का कुलत, सुरा, सविरक, मैरेय, मेदक, लहसुन, करंज, प्रियंगु, श्यामाक, कोरदूस और वेणु यव इत्यादि बेसिकली हमें देना है। मतलब कि ऐसे जो भी द्रव्य दिख रहे हैं, जैसे कि मतलब पित्तज दुष्टि दिख रही है, तो ऐसे में हमारा पथ्य क्या हो जाएगा, शीत और मधुर रसात्मक जो गुड़ वाले द्रव्य रहेंगे वो हमारा पथ्य हो जाएगा। इसके बाद शशक, कपिंजल, एण आदि का संस्कृत मांस देना है। ठीक है, मांस देना है या फिर मांस रस दे सकते हैं। वहीं पे घृत, गौ एवं बकरी का दूध दे सकते हैं। समय पर भोजन खिलाना है। अनौद्भिद सैंधव लवण का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। वहीं पे अपत्य में क्या क्या नहीं देना है, बेसिकली कि गुरु अन्न का सेवन नहीं कराना है, स्नेह अत्यधिक स्नेह का सेवन नहीं कराना है, अत्यधिक मांस, दिवा स्वप्न और मंड आदि का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है, जो कि हम लोग ने इसके निदान में भी देखा था। गुरु अन्न हो गया या फिर अति स्नेह का सेवन, अति मांस का सेवन, दिवा स्वप्न करना आदि क्या होता है, उसका निदान होते हैं दुष्टि के। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द स्तन्य दुष्टि। तो स्तन्य दुष्टि में क्या क्या क्लियर होना चाहिए, स्तन्य दुष्टि के निदान क्लियर होने चाहिए। फिर उसके प्रकार हम लोग ने 8 प्रकार देखे, जिसमें क्या क्या देखा हम लोग ने, वात की वजह से वैरस्य हो जाता है, फेन संघात हो जाता है तथा रोक्ष हो जाता है। वहीं पे पित्त के वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, दुर्गंध देखने को मिलता है, वर्ण देखने को मिलता है, और कफ के वजह से स्नेह, अति स्नेह, पैच्छिल, गौरवता आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। और उसके वजह से क्या इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू स्तन्य दुष्टि क्लियर हो गए होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।